हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, हम लोग अभी केमिस्ट्री के सीरीज को कर रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण तक देख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो उससे आगे का यह वीडियो है ना, इसको पूरा देखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है बुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सो देखिए, अगला टॉपिक है बुआ। पीछे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पीछे हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण, है ना, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। पदार्थ का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो उसको हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक है बुआ कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, है ना। हम लोग देखे थे रासायनिक समीकरण क्या है। अब है कि रासायनिक समीकरण यदि हम लिखेंगे कैसे, अब है ना, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ तरीका है, कुछ नियम है, उसी नियम के अनुसार हम लोग उसको लिखने का काम करते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बाया ओर लिखते हैं, है ना। जब कोई भी दूगो एलिमेंट को हम रिएक्शन कराते हैं, कोई भी दूगो पदार्थ का जब हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला होता है, उसको हम क्या करते हैं, बायां तरफ लिखते हैं। जो समीकरण होता है उससे बायां तरफ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, इस रासायनिक में कौन कौन सा भाग ले रहा है, यह ले रहा है क्या, ए और बी, है ना। तो ए और बी जब भाग ले रहा है बुआ, तो इसको हम लोग इस समीकरण, यहाँ पर तीर के निशान लगाइएगा, ठीक है। तीर के निशान हम लोग इसको लगा के समझते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो तीर के निशान से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर इस समीकरण में ये जो ए है और बी है, ये क्या है, यह अभिकारक है, क्योंकि यह ए और बी इस में भाग ले रहा है, इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो इसको समीकरण से कने लिखा गया है, बायां तरफ लिखा गया है, यही कहा गया है इसमें, ठीक है। आगे आगे बुआ कि अभिकारक के संकेतों के बीच, है ना, प्लस यानी धनात्मक का चिन्ह लिखेंगे, है ना, यानी हम लोग उसको लिखते हैं। देखिए, जो ये क्या है, अभिकारक, तो यहाँ पर एगो अभिकारक ए है और दूसरा अभिकारक बी है। तो जब भी अभिकारक एक से ज़्यादा रहता है तो उस दोनों अभिकारक के बीच प्लस का साइन लगाते हैं, धनात्मक लगाते हैं, ठीक है, यही बात है। आगे देखिए, आगे कि प्रतिफल के संकेतों को, प्रतिफल के संकेत कौन है, देखिए तो यहाँ पर है प्रतिफल के संकेत है कि ई अभिकारक है, NH और डी क्या है, प्रतिफल है ना। तो उसके संकेतों को समीकरण के दायां ओर लिखेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, दायां ओर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सी और डी को हम देखेंगे तो दायां तरफ है, और ए और बी को देखेंगे तो बायां तरफ है, और दोनों के बीच में तीर का निशान है, ठीक है। चलिए, आगे हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाली स्थान पर, है ना, जो तीर का निशान देंगे, है ना, यही जो तीर का निशान है उसको हम देंगे अभिकारक और प्रतिफल को जो अलग कर रहा है, ठीक है। आगे है बुआ कि प्रतिफल के संकेतों के बीच प्लस यानी धनात्मक का साइन लिखेंगे। जिस प्रकार अभिकारक, दूगो अभिकारक होता था तो हम प्लस लगाते थे, उसी प्रकार यदि दूगो प्रतिफल होगा तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्रतिफल के बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इस नियम से हम कोई भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, है ना। इतना नियम को फॉलो करके हमें रासायनिक समीकरण लिखना होता है, ठीक है बुआ। चलिए, अच्छा बताइए, रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण बुआ लिखने का तरीका है कि यदि हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, है ना, समीकरण लिखेंगे, ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, है ना, H2 नहीं लिख के क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। तो दिक्कत क्या होगा, पहला बात तो होगा कि लिखने में टाइम लग रहा है, और दूसरा बात जो होगा, जहां जहां हिंदी चल रहा है
वहाँ के लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर हिंदी नहीं चल रहा है वहाँ के लोग कैसे समझेंगे, है ना। तो इसी सब को देखते हुए यदि हम हाइड्रोजन लिख दिए, बताइए दुनिया समझेगा उसको? नहीं समझेगा। तो एक ऐसा सिंबल की जरूरत हुआ, है ना, जिससे हम और साथ साथ पूरा दुनिया इस सिंबल को समझ सके, है ना। तो इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण में सिंबल को डिनोट करते हैं, ताकि हाइड्रोजन यदि H2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, तो हम भी यही पढ़ेंगे और पूरा दुनिया यही पढ़ेगा। रिएक्शन देख करके दुनिया समझ जाता है कि किसका किसका रिएक्शन होता है ना। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी है, ठीक है। उससे हमें लिखने में सहूलियत होती है, टाइम कम लगता है, उसके साथ साथ यह पूरा यूनिवर्सल के लिए, है ना, हो जाता है, जो कहीं पर कोई लोग इसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे हुआ कि रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हुआ कि संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा है हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो रासायनिक समीकरण जो हुआ वह दो प्रकार का हुआ। पहला हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, तो अब देखते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वह क्या होता है। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है कि कोई समीकरण दे देगा, है ना, और वह संतुलित नहीं होगा, असंतुलित होगा, और उसको बोलेगा कि बताइए इसको संतुलित करके दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है और उसको असंतुलित से संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ है हुआ कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब हम जानते हैं कि जब हम समीकरण लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जब किसी भी पदार्थ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसको समीकरण में दर्शाते हैं। तो समीकरण लिख देंगे, तो समीकरण लिख देंगे तो बायां तरफ अभिकारक होगा और दायां तरफ प्रतिफल होगा, ये तो जानते हैं। तो बायां तरफ जो भी क्या है, जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला है और जो रिजल्ट बना रहा है, इसके दोनों ओर जो भी तत्व है उसमें परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, है ना। तो वही कहलाता है क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना है, 2 है, जो नीचे लिखा हुआ है 2 है। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 है और इधर क्लोरीन है और क्लोरीन में भी परमाणु संख्या 2 है। तो जब प्रोडक्ट बना, जब इसका प्रतिफल बना, तो जितना क्लोरीन में परमाणु संख्या है और जितना हाइड्रोजन में परमाणु संख्या है, उसका प्रतिफल में भी उतना ही होना चाहिए परमाणु संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2HCl, C होगा बड़ा और L होगा छोटा, है ना, यहाँ पर सही करिएगा, ठीक है। तो 2HCl, H मतलब हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं था, है ना, खाली HCl था। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए हैं। किसी भी एलिमेंट में यदि आगे लगाया जाता है तो उसको हम मानते हैं कि परमाणु संख्या है, ठीक है। क्या है, परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, और यही 2 जो यहाँ है क्लोरीन Cl, इसी Cl के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन के लिए भी कितना आ गया, 2 आ गया, और क्लोरीन के लिए भी कितना आ गया, क्लोरीन के लिए भी आ गया बुआ 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 2 हो गया और क्लोरीन का भी परमाणु संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जितना यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है और क्लोरीन का परमाणु संख्या है, उतना ही ये प्रतिफल में भी 2
हाइड्रोजन हो गया परमाणु संख्या और क्लोरीन का भी 2 परमाणु संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसी लिए दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर है, तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है बुआ, चलिए अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए देखते हैं कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है ना, असमान होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पर हो गया बुआ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन में कितना परमाणु संख्या है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन में कितना परमाणु संख्या है, 2 है। तो बताइए नाइट्रोजन में परमाणु संख्या 2 और इधर हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है बुआ कि NH3, क्या है NH3, जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, ये 3 नीचे होता है। ठीक है, इसको सही करिएगा है ना, NH3, तो जिसको हम अमोनिया कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन के कै गो हो गया, 3 गो, आई क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कै गो हो गया, 1 गो हो गया। तो बताइए यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 2 गो था और यहाँ पर 1 गो है, तो बैलेंस नहीं है ना, ई क्या है, यह अनबैलेंस्ड है, इसीलिए इसको कहा गया क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा गया है इसे। ठीक है बुआ, है ना। तो यहाँ पर यह जो है आपका उदाहरण, इसको ध्यान में रखिएगा, और यह जो उदाहरण है आपका इसका, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इससे अब हम लोग इससे क्या करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, है ना। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्या दे देगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा और उसको कहेगा कि संतुलित करो, मतलब कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना होगा। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, देखिए क्या है ना, विधि क्या है, किस प्रकार से हम उसको असंतुलित से संतुलित करेंगे उसको है। तो देखिए बुआ यहाँ पर है कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु संतुलित रहे, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि देखेंगे तो कुछ लगेगा कि दोनों तरफ कुछ तत्व का परमाणु संख्या समान रहेगा, है ना, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, यानी जिसका परमाणु संख्या बराबर होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। हाँ, आगे है कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु असंतुलित हो उसे संतुलित करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्या, ये है पोटेशियम, आई है क्या ClO3, है ना। इसको बउआ पूरा है, क्या है यह पूरा, इस पूरा को हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोटेशियम क्लोरेट, क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है और यहाँ पर जो रिएक्शन बना है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बुआ पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। तो ई है पोटेशियम क्लोराइड और ई हो गया पोटेशियम क्लोरेट और यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन। ठीक, हाँ, तो ई जो है बुआ यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण और इसे जो नीचे जो किया गया है उसे संतुलित किया गया है। ठीक है, तो हम अभी इसको समझाते हैं किस प्रकार संतुलित किया गया से। पहले एक है ना विधि, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए विधि है कि असंतुलित को संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व के परमाणु असंतुलित हो जाता है तो पुनः उसे फिर से संतुलित करेंगे, है ना। जैसे किसी को संतुलित करने के चक्कर में यदि कोई दूसरा गड़बड़ा जाएगा, है ना, तो फिर से उसको बाद में हम लोग संतुलित करेंगे, है ना। ऐसा बहुत बार आएगा, जब संतुलित करेंगे तो एगो को सुधारने के चक्कर में दूसरा बिगड़ जाएगा, है ना, तो बिगाड़ देंगे जब तक बिगड़ेगा, फिर लास्ट में उसको भी सुधार देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं बुआ, ये क्या है, ये है पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। यह जब टूटा है
जब इसका अभिक्रिया हुआ है, टूटा है, तो यह बन गया है बुआ पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और बन गया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यदि हम इसको दोनों तरफ देखें तो ऑक्सीजन में बताइए कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु है बुआ 3, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर KCl है ना, तो KCl यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, ये तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन इसको गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा ठीक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ऑक्सीजन हमें 3 करना है, तो कोई ऐसा संख्या नहीं होगा जिसको 2 से गुना करने पर 3 आ जाए। ठीक है, तो आगे की तरफ हम सोचेंगे, ऐसा सोचते हैं कि यहाँ 3 है ना, तो इसको भी 6 बना देते हैं, और यहाँ 2 है ना, तो इसको भी 6 बना देते हैं, ताकि ऑक्सीजन का जो भी परमाणु संख्या है वह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इस देखिए, इस 3 को 6 में परिवर्तन करने के लिए आगे हम लोग 2 से कथी किए हैं, गुना कर दिए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, 2 से गुना कर दिए हैं। तो जैसे ही 2 से गुना किए हैं, तो जब आगे जब किसी संख्या से गुना करेंगे तो उस सब में गुना समझा जाता है। ठीक है, सब में। तो यहाँ पर बताइए बुआ KCl भी 2 दफे हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, तो KCl के परमाणु संख्या 2 हो गया, है ना, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया क्लोरीन, तो पोटेशियम के भी 2 हो गया, क्लोरीनों के 2 हो गया, और ऑक्सीजन के हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन के 6 हो गया। चलिए अब इधर भी ऑक्सीजन को हम 6 करके देखते हैं, तो यदि ये 2 है, यदि हम 3 से गुना कर दे बउआ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में यहाँ पर हो गया पोटेशियम 2 दफे और क्लोरीन भी 2 दफे हो गया, तो पोटेशियम क्लोरीन भी 2 दफे फेल है ना, यानी उसका भी 2 परमाणु हो गया। तो अब आगे KCl में भी 2 से गुना कर देंगे, ताकि यहाँ पर भी जो पोटेशियम है और जो क्लोरीन है वो भी 2 परमाणु संख्या उसका भी हो जाए। तो बताइए यहाँ पर 2 परमाणु संख्या पोटेशियम का भी और क्लोरीन का भी, यहाँ पर 6 परमाणु संख्या, 3 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 कहते हैं, तो 6 हो गया परमाणु संख्या ऑक्सीजन का। यहाँ यदि देखेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन का भी 6, और ये 2 से क्लोरीन भी है, और ये 2 से पोटेशियम भी है ना, तो पोटेशियम का भी 2 हो गया और क्लोरीन का भी 2 हो गया। तो यही होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग नीचे क्या कर दिए हैं, संतुलित कर दिए हैं। तो यही संतुलित करने की जो प्रक्रिया होता है वह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित करिए। ठीक है बुआ, ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बुआ, तो अब है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, है ना, जब हम रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो वो हमको क्या कहता है, उससे हमको किस चीज़ का पता चलता है, किसके बारे में पता चलता है ना, वही टॉपिक है। तो देखिए, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों की जानकारी मिलती है ना, इससे अभिकारक और प्रतिफल के जानकारी मिलता है। ठीक है बुआ, चलिए आगे है बुआ कि रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और कौन नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। मतलब रासायनिक समीकरण से ही हमको पता चलता है कि भाग लेने वाला, इस जो अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाला कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से पदार्थ है, और जो रिजल्ट बना है उसमें जो प्रोडक्ट आया है उसमें कौन कौन से पदार्थ है, यह रासायनिक समीकरण से ही पता चलता है। ठीक है ना, और अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे है बुआ
कि रासायनिक समीकरण की क्रिया की अभिक्रिया से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। अभी हम लोग देख लिए कि संतुलित असंतुलित से संतुलित किए हैं, तो वहाँ पर परमाणु संख्या के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए हैं, है ना। तो यही है जो समीकरण हम लोग लिखते हैं तो उसमें परमाणु संख्या के बारे में भी पता चलता है। बताइए यदि हम समीकरण नहीं लिखते किसी जो अभिक्रिया हो रहा है ना, तो हमें पता नहीं चलता परमाणु संख्या के बारे में, है ना। तो रासायनिक समीकरण लिखने का फायदा भी बहुत है, ठीक है। चलिए अगला हुआ कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है ना। यह मोल के अनुपात को भी जानकारी देता है। बताएंगे कि मोल किसको कहते हैं, है ना। इसको हम लोग इसको डिटेल्स देखेंगे कि आखिर मोल क्या होता है और कैसे हम किसी भी परमाणु से हम लोग मोल कैसे बनाएंगे, है ना। किसी भी तत्व अगर दे देगा तो कहेंगे कि उसमें मोल बताओ, तो हम लोग उसमें मोल भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी पर। चलिए आगे हुआ कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। जो प्रतिफल में कितना द्रव्यमान है और जो अभिकारक में जो भाग लिया है वह कितना द्रव्यमान है, ये दोनों के द्रव्यमान के अनुपात को भी बताता है समीकरण। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यानी रासायनिक समीकरण जरूरी है बुआ, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारा चीज़ के बारे में पता चल रहा है ना। उसके परमाणु संख्या के बारे में पता चल रहा है ना, जो उसमें भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, है ना। फिर उसके संकेत के बारे में जानकारी मिलती है ना। फिर उसमें परमाणु अणु के बारे में भी पता चल जाता है कि कै गो अणु है ना। और उसमें अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात का भी जानकारी मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुआ, ठीक है। चलिए अगला है कि यह गैसीय अभिकारकों, है ना, एवं प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि गैसीय अभिकारकों, गैसीय मतलब जो गैस रिएक्शन में आएगा, है ना, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके अपेक्षित अपवर्तनांक का भी हमको ये बताता है उसके बारे में, ठीक है, उसका अनुपात को बताता है। हाँ चलिए आगे देखिए बुआ, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है N2, ठीक है, ये N2 है, और ये क्या है H2, और ये क्या है NH3, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखें, है ना, ये क्या है बुआ, यह है अपना नाइट्रोजन, ये क्या है, ये है अपना हाइड्रोजन, और इधर क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं। तो इसमें यदि देखेंगे तो इसमें परमाणु की संख्या क्या है, इसमें परमाणु की संख्या है बुआ 2, तो यही लिखा हुआ है 2 परमाणु के संख्या, ठीक है। इसको हम क्लियर लगा करके इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, हल्का सा समझ लिए। इसमें क्या है, इसमें है बुआ, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 परमाणु है ना, तो यही लिखा हुआ है 2 परमाणु, ठीक है, 2 परमाणु है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे कितना है, इसमें 3 परमाणु है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर करिएगा 3 परमाणु, ये गलत लिखा हुआ है, अणु नहीं होगा, यहाँ पर 3 परमाणु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ बुआ 3 मोल, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मोल, ठीक है। इतना ना काफ़ी छोटा है, इससे दिखता भी नहीं है क्लियर, है ना। ये क्या है, यहाँ पर 2 मोल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है बुआ, यहाँ पर है 1 मोल लिखा हुआ, यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ बुआ कितना 3 मोल लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 मोल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए एक बात याद रखिएगा, जो 1 मोल का जो मान होता है वह होता है बउआ 6 पॉइंट यानी 6.023 गुना 10 के पावर 23, है ना, 1 मोल का मान होता है, ठीक है। आप यह बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, है ना। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।